मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, श्रीमान जस्टिस टी.एस. ठाकुर जी, जस्टिस अनिल जी, श्रीमती रोहिणी गारू और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव। ठाकुर साहब कह रहे थे कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि पुराने लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम मेरे लिए बाकी रखे हैं। और भी अच्छे काम का मैं मौका भी नहीं छोड़ता हूं। आमतौर पर न्यायाधीश, न्यायालय, सामान्य मानवी को लगता है कि ये फांसी पर लटका देंगे, ये जेल में भेज देंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज का समारोह अगर टीवी पर लोग देखते होंगे या बातें सुनते होंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी संवेदनाएं हैं। गरीब के खातिर कितना दिमाग लोग खपा रहे हैं, गरीब को न्याय मिले, इसके लिए कितनी चिंता जताई जा रही है। ये पहलू दुर्भाग्य से उजागर नहीं होते हमारे देश में। शायद मैं भी यहां ना आता तो इतनी बारीकी से चीजों को न जान पाता। तो औरों की तो बात छोड़ दीजिए। और इस अर्थ में मैं इस प्रयास को एक सामाजिक संवेदना का मुखर रूप के रूप में देखता हूं। एक डॉक्टर अगर महीने में एक दिन पेशेंट की मुफ्त में सेवा करता है तो 29 दिन तक उस डॉक्टर की इतनी वाहवाही चलती है, बड़े सेवाभावी है, बहुत पैसे नहीं लेते गरीब से, महीने में एक दिन कर रहे हैं। यहां पर दिन रात गरीब की चिंता होती है, लेकिन ये सेवाभावी है ऐसा टैग नहीं लग रहा है। ये जो हमारे यहां सोच है उसमें बदलाव आए, ये मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। और इसलिए लीगल अवेयरनेस के साथ साथ मुझे एक पहलू ये भी जरूरी लगता है कि इंस्टीट्यूशन का भी अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ऐसी व्यवस्था है। और इसके लिए सरकार के जिम्मे जो काम होगा मैं खुद इसकी चिंता करूंगा। मेरा एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जुड़ता है सबका न्याय। तो सबका साथ सबका विकास सबका न्याय। दो प्रकार के विषय हैं। कभी हमारे यहां एक्सपर्ट लोगों ने या तो हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज ने एक काम करना चाहिए, एक स्पेशल असाइनमेंट उनके स्टूडेंट्स को देना चाहिए कि देश के अलग अलग इलाकों में लोक अदालत पर रिसर्च करें, उसके प्रोजेक्ट सबमिट करें और वे कुछ सजेशंस भी दें। क्योंकि ये आवश्यक मुझे लगता है
कि हमारे लॉ स्टूडेंट को भी पढ़ते समय ही पता चले कि लोक अदालतें है क्या, क्योंकि वो जब स्टडी करने जाएगा तो बारीकी से देखेगा और वो अपने आप में उसको सेंसिटाइज करना एक बड़ा अवसर बन जाएगा और वो एक न्यूट्रल माइंड से, मॉडर्न माइंडसेट से अगर इसका एनालिसिस करता है, एक यूनिवर्सिटी एक स्टेट ले लें, स्टडी करें, अगली बार दूसरा स्टेट ले लें, हर बार स्टूडेंट को मौका मिल जाए तो कितना बड़ा काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, लोक अदालत और कोर्ट के बीच में बहुत बड़ा अंतर क्या आया है। सामान्य व्यक्ति भी ये सोचता है भाई कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, और उसका मतलब कोर्ट के चक्कर में मतलब वकील के चक्कर में नहीं पड़ना है, पता नहीं कब बाहर निकलूंगा, इसलिए वो सोचता है भाई अन्याय झेल लूंगा लेकिन छोड़ो भाई मुझे अब नहीं जाना है। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पता है कि मैं हकदार हूं, मेरा न्याय होना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता है। लोक अदालत ने इस कमी को भर दिया है, जिसके कारण उसको लगता है कि हो सकता है कि यहां मैं एक बार हो आऊं। लोक अदालत ने इतने कम समय में एक ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि जहां पर नागरिक को प्रक्रिया में भी भरोसा है और परिणाम में भी भरोसा है। और ये ऐसी जगह है जहां 100% सेटिस्फेक्शन होता है। न्यायपालिका में एक को न्याय मिलता है, दूसरा नाराजगी के साथ घर जाता है। यहां होता तो वही है, लेकिन दोनों को संतोष मिलता है, चलो यार हो गया, बहुत दिन हो गए थे, छुट्टी हो गई। ये लोक अदालत की प्रतिष्ठा है और इसलिए सामान्य मानवी को हम लोक अदालतों की ओर कैसे डाइवर्ट करें, ज्यादा लोग जाएं, छोटी छोटी बातों को करें। ठाकुर साहब से मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं था, लेकिन इसे कार्यक्रम हेतु मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। मैं हैरान था जी, इस विषय पर उनका जो इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा, यानी लगाव देखा, यानी एक प्रकार का मिशन मोड में वो सारी बातें कर रहे थे। आज भी मैं सुन रहा था, वही मिजाज था। अगर ऐसा नेतृत्व केंद्र पर, राज्य स्तर पर मिलता है तो मैं समझता हूं कि समस्याओं का समाधान अपने आप होता है, इंस्टीट्यूशन को ताकत मिलती है। कभी कभार किसी फ्रेमवर्क में से इंस्टीट्यूशंस रूप लेते हैं और कभी कभार एक स्पार्किंग पॉइंट होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन का गर्भाधान होता है। ये लोक अदालत उस स्पार्किंग पॉइंट में से पैदा हुआ है। किसी ने 4 लोगों ने बैठ करके कागज पर लिख करके लोक अदालत का तो विकास नहीं किया और बहुत सक्सेसफुल गया। अनिल जी गुजरात के जिक्र कर रहे थे, मैं वहाँ मुख्यमंत्री रहने का मुझे अवसर मिला। जब मैं वहाँ था, लोक अदालत में जो न्याय मिलता था वो 35 पैसे में मिलता था, 35 पैसा ओनली। यानी किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को विश्वास हो जाता है भाई कोई खर्चा नहीं हुआ, मेरा काम हो गया। अब कितना है मुझे मालूम नहीं, जैन भाई बता सकते हैं, शायद 35 पैसे बचा है कि और ज्यादा हो गया है, ज्यादा 1 रुपये तक तो अभी नहीं पहुंचा होगा। लेकिन ये सिद्धि छोटी नहीं है और उसका कारण हर किसी ने अपना कुछ न कुछ छोड़ा, समय दिया, अपने बाकी जो प्रिविलेजेस होते हैं वो छोड़े, जाकर के जैसी गली मोहल्ला है वहां जाके बैठे। कई लोक अदालत तो ऐसी जगह पर है जहां पंखा भी नहीं है, लेकिन चलती है लोक अदालत। क्यों? कमिटमेंट है। ये चीजें उजागर नहीं हुई है और इसलिए इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, और आप देखिए इतने कम समय में 15 लाख से ज्यादा लोक अदालत होना, 8.5 करोड़ से ज्यादा, मैं सही बोल रहा हूं, 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय मिलना
और 8.5 करोड़ मतलब इन्हें वे 17 करोड़ हुए, क्योंकि 2 पार्टी आई है। ये बहुत बड़ा नंबर है जी, बहुत बड़ा नंबर है। और इसलिए इस व्यवस्था की अपनी एक ताकत है। आज कुछ नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शासन भी न्याय के प्रति समर्पित हो, न्याय के प्रति सजग हो, तो रास्ते भी खुल सकते हैं। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो भूकंप के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। अब लाखों लोग तबाह हुए थे। सरकार ने पैकेज घोषित किया, लेकिन ये सवाल या निशान रहता है कि भाई सरकार ने कह तो दिया कि इसको ये टूट गया तो ये मिलेगा, ये मर गया तो ये मिलेगा, हाथ टूटा तो ये सब लिखा, कागज में आ गया। लेकिन अगर लोगों की शिकायत हो तो क्या करेंगे? तो उस समय मैंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा मुझे एक लचीली व्यवस्था चाहिए, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि हमारे भूकंप पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए एक एम्बेड्समेंट की व्यवस्था हो और सरकार की ये योजना है उसके पास रहे। वो चाहे तो सरकार आकर के उनको ब्रीफ करते कि ये हमारा पैकेज है, और जिस किसी नागरिक को जो इसका हकदार है और उसको लगता है कि सरकार ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, उसके लिए आप ये व्यवस्था दीजिए। और मेरी तरफ से गारंटी है कि जब भी शिकायत करने वाला आपके पास आएगा इस एम्बेड्समेंट के पास, और सरकार की तरफ से हम कोई पेशी नहीं करेंगे, आप उनको सुनिए और आपको जो ठीक लगे हमें कहिए, हम फॉलो करेंगे। और आप हैरान होंगे, 30,000 लोगों के मसले पूरे हो गए और भूकंप पीड़ित का एक भी केस नहीं चला, एक भी नहीं चला। अगर वही व्यवस्था न्याय अन्याय की चैनल में चली गई होती, सत्ता पता नहीं आज भूकंप वाले परिवार के लोग रहे भी नहीं होते और केस चलता रहता होता। लेकिन हाईकोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, हमारी मदद की, न्यायमूर्तियों ने जिम्मे लेने के लिए समय दिया, भूकंप पीड़ित इलाके में गए और लोगों को व्यवस्था मिल गई। कभी कभार आउट ऑफ बॉक्स चीजें अगर हम विकसित करते हैं तो कितना परिणाम मिल सकता है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। मैं देख रहा था ठाकुर साहब जब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे थे और बार बार बोल रहे थे 3,000 करोड़ रुपया पड़ा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 3,000 करोड़ रुपया पड़ा है। वो बड़ी पीड़ा मुझे दिखती थी। मैं यहां आया साहब नई नौकरी पर, और मेरे ध्यान में आया गरीब मजदूरों के 27,000 करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में पड़ा है। मैं परेशान हो गया। 27,000 करोड़ रुपया गरीब व्यक्ति का। क्यों? कारण यह कि वो एक जगह पे नौकरी करता है, उसका कोई पीएफ वगैरह कट जाता है, 6-8 महीने के बाद कहीं और चला जाता है, 2 साल के बाद कहीं और चला जाता है। वो अमाउंट इतनी होती है कि यहां से गया है तो वापस आकर के लेने के लिए फुर्सत नहीं होती है। उसको भी लगता है यार 200 रुपए के लिए कहां जाऊंगा। ऐसा करते करते 27,000 करोड़, और वे ये कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के नहीं थे, खुद के उसके अपने पसीने के पैसे थे साहब। सरकार संवेदनाहीन थी, आई एम सॉरी टू से। हमने आकर के कहा भाई उसका हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। क्या न्याय डंडा मारे तभी हम सुधरेंगे क्या? क्या जजीज का टाइम लेकर के ही हम स्थितियों को बदलेंगे क्या? हमने एक व्यवस्था खड़ी की और मैं मानता हूं ये लंबे अरसे तक देश का बहुत बड़ा भला करेगी। हमने सभी लेबरर्स के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया है। वो जहां भी जाएगा उसका बैंक अकाउंट उसके साथ चला जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा। और इसलिए उसके हक के पैसे लेने के लिए
कभी और 27,000 करोड़ रुपए देने के लिए मैं लगा हूं, लोग नहीं मिल रहे भाई, आपके पैसे आप आए थे, कहाँ थे, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा था। अब कोशिश कर रहा हूं मैं इनको, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनके पैसे जो भी जमा होते होंगे, वे नौकरी बदलेंगे, जहां जाएंगे, शहर बदलेंगे, राज्य बदलेंगे, ये अमाउंट उनके साथ साथ चलती जाएगी। जब जरूरत पड़ेगी वो अपना विड्रॉ कर सकता है। और इसलिए हम ये जो हमारे अनुभव है लोक अदालत के हैं, लीगल एड के हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव सुझाव भी निकालें कि भाई ठीक है, ये 1000 प्रकार के लोग एक ही काम के लिए आते हैं, आप थोड़ी व्यवस्था में बदलाव करो ना, एक नियम बदलो, कितनों का न्याय हो जाएगा। तो हमारे ये जुडिशरी का जो बर्डन है वो भी हम कम कर सकते हैं, और क्वालिटी जस्टिस का जो हमारा इरादा है उसमें हम बल दे सकते हैं। और इसलिए सरकार और ये व्यवस्था दोनों के बीच में इतना संकलन चाहिए। जब इन चीजें ध्यान में आती हैं तो उसका उपयोग होना चाहिए। अभी मैं ठाकुर साहब से पूछ रहा था, डरते डरते पूछ रहा था, मैंने कहा साहब, ये जो नए नए जजेज बनते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, क्या कभी हम सोच सकते हैं क्या कि उसको पूछा जाए कि आपने फ्री लीगल एड में कितना समय, कितना काम किया, कितने गरीबों का भला किया। एक बार अगर ये मानदंड बन गया, भले 10 मार्क होंगे पूरे इंटरव्यू में, लेकिन नीचे हर एक को लगेगा कि भाई अब जुडिशरी में जाना है तो मेरी जवाबदारी, सामाजिक संवेदना, ये प्राथमिकता है, गरीब मेरी प्राथमिकता है। समय रहते अभी से रिक्रूटमेंट होगा तो 5-10 साल में हमारा प्राइम सेक्टर जुडिशरी का बन जाएगा, जिसमें गरीब 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 का ही न्याय ये विषय केंद्रस्थ हो जाएगा। बदलाव लाया जा सकता है। और इसलिए मुझे तो यहाँ बैठे बैठे जो विचार आए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उसकी नीति गिटी मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐसी चीजों को हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी इंस्टीट्यूशन एक ही ढर्रे में नहीं रह सकती है, समयानुकूल उसमें बदलाव अनिवार्य होता है। सोचने के तरीके बदलने की आवश्यकता होती है। पुरानी चीज उत्तम ही है इसलिए उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इससे बात बनती नहीं है। लोक अदालत इतना सफल प्रयोग, लीगल एड इतना सफल प्रयोग, लेकिन अगर हम ये कहें कि बस पूर्णता हो गई, फिर तो स्थगितता आ जाएगी। मैं ठाकुर साहब का अभिनंदन करता हूं, सिकरी साहब जैसे जिन जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनमें उनका अभिनंदन करता हूं कि आप रांची जाए, ट्राइबल के साथ बैठे, आप चिंता करें कि समाज के कौन लोग हैं जिसको जरा हम प्रायोरिटी में लें। मैं समझता हूं ये एक छोटा काम नहीं है जो आपने किया है। आपने इंस्टीट्यूशन को प्राणवान बनाने का प्रयास किया है, एक नई ताकत देने का प्रयास किया है। हर व्यवस्था में निरंतर उसका दायरा बढ़ना चाहिए, उसका रूप रंग बदलने चाहिए, उसकी ताकत बढ़ती रहनी चाहिए। और ये काम आज आपने एक निश्चित रोड मैप के साथ नए ट्राइबल के लिए क्या करेंगे, जेल के अंदर जो लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं जिनको न्याय चाहिए उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे ये विकसित होगा। और ये बात सही है, न्याय की बात छोड़ो साहब, हमारा देश ऐसा है, मुझे बताइए बैंक अकाउंट खोलना ये कोई कठिन काम तो है नहीं। बैंक की जिम्मेवारी है बैंक अकाउंट खोलना, नागरिक के लिए सुविधा है बैंक अकाउंट खोलना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण को करीब 40 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन इस देश के 40% नागरिक उनका बैंक अकाउंट नहीं था। यानी
फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम की व्यवस्था से 40% लोग इस देश के बाहर थे। जैसा अन्याय सह रहा है उसे मालूम नहीं है कि मुझे कहीं न्याय भी मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो भी मैं न्याय पाने का अधिकारी हूं, उसको मालूम नहीं है। इस देश के 40% लोगों को मालूम नहीं था कि वो फटे टूटे कपड़ों के बीच भी बैंक के दरवाजे तक जा सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमने अभियान चलाया प्रधानमंत्री जनधन योजना का, और आज मैं गर्व से कहता हूं कि इस देश के 100% करीब करीब, कहीं निकल जाए तो मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर मीडिया को काम मिल जाएगा, वो ढूंढ के लाएंगे कि मोदी कह रहा था लेकिन 2 परिवार बाकी रह गए। लेकिन मैं कहता हूं करीब करीब 100% लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं। और कभी कभी गरीब लोगों के विषय में हमारी सोच बदलनी पड़ेगी हमें। जब मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का काम कर रहा था और बैंकों ने भी बड़ी मेहनत की, पूरी ताकत से लग गए, वो खुद जाते थे, झोपड़ी में जाते थे, उसको पूछते थे तेरा बैंक अकाउंट नहीं, चल मैं खोलता हूं, क्योंकि एक टारगेट देकर के काम शुरू किया था। लेकिन उसमें एक सुविधा दी थी कि 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि एक बार शुरू तो करे, वो मेन स्ट्रीम में आए। तो मैंने अमीरों की गरीबी भी देखी है, और मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गरीबों की अमीरी भी देखी है। अमीरों की गरीबी का तो हमें बार बार पता चलता है, लेकिन गरीबों की अमीरी का पता बहुत कम चलता है। सरकार ने कहा था 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में इन गरीबों ने 24,000 करोड़ रुपया जमा किया। 24,000 करोड़ रुपया। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव लाया जाए, और ये सब समय सीमा में हुआ है जी। कहने का हमारा तात्पर्य है कि जस्टिस कहां, अकाउंट तक खोलने का बेचारे की हिम्मत नहीं थी। ये जो हमारा सामाजिक जीवन बना है, इसको कहीं न कहीं तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हमें सबको एसिमिलेट करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, हर एक के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसमें जब आप इस प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं, मैं मानता हूं बहुत बड़ा फायदा है। ट्रांसजेंडर, आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके प्रति कितनी उदासीनता है। परमात्मा ने उसके जीवन में जो दिया सो दिया, हम कौन होते हैं उसको अन्याय करने वाले? हमें व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी, कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, नियमों में बदलाव लाना पड़ेगा, सरकार ने अपने नजरिए में बदलाव लाना पड़ेगा। और ऐसे समाज में कितने लोग होंगे कि जिनके लिए हम सब ने मिलकर के कुछ करना होगा। मैं आज ठाकुर साहब को, उनकी इस पूरी टीम को, और विशेष करके जिन्होंने आज अवार्ड प्राप्त किए हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आपने जब काम किया होगा तब आपको भी पता नहीं होगा कि आपको कभी किसी मंच पर जाने का या सीनियर जजेस के हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। आपके दिमाग में तो वो गरीब रहा होगा, और आज उस गरीब के दुख ने आपको बेचैन बनाया होगा, और इसलिए आपने कोर्ट जाना भी छोड़ दिया होगा, उस गरीब के घर जाना पसंद किया होगा, तब जाकर के आज आपको अवार्ड मिला होगा। और इसलिए आपके इस काम को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपकी बहुत बहुत बधाई करता हूं। जुडिशरी में भी मैंने देखा है, मेरा गुजरात का अनुभव रहा, जिनके पास ये जिम्मेवारी होती है, मेरा अनुभव रहा है, उनका ऐसा कमिटमेंट होता है, इस काम को वो अपने, यानी जैसे फैमिली मैटर हो उस रूप में देखते हो कि भी लोक अदालत हुई कि नहीं हुई, लीगल एड का काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने देखा है ये जुडिशरी का ये जो इन्वॉल्वमेंट है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए पूरे देश में इस कार्य को जिन्होंने अब तक संभाला है, जो आज संभाल रहे हैं, जो भविष्य में संभालने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से